चलो इधर देखो आराम से बैठिए पाले के थोड़ा सा इतना रिलैक्स मोड में मत बैठो। चलो देखो ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में बेसिकली 4 से 5 चीजें हमें पढ़ना है। कितना? 4 से 5 चीजें धीरे धीरे पढ़ना। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि हमारे पास इसको पढ़ने के लिए हेरिडिटी क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, हमारे पास डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर क्या है। दीज आर द इंट्रोडक्शन पार्ट। और ये इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आपको पता है तो ये हमेशा आगे काम आएगा। उसके बाद हम देखेंगे इसका मेंडेलियन जेनेटिक्स इसी के अंदर, क्योंकि ये उसी को मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ने के लिए ये बेसिक चीज आपको लर्न करना है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, एक दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे बोर्ड हो चाहे नीट हो। ये बात क्लियर? चलो दूसरा पॉइंट है हमारे पास, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेंडल के लॉ पढ़ेंगे। और मेंडल के लॉ पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग जो मेंडल ने 7 कैरेक्टर का जो पी प्लांट लिया था वो हमें ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेंडल का सारे लॉ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। कौन सा पढ़ेंगे? क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस। पहले बहुत डिटेल में आता था, अब डिटेल में नहीं आता था, जितना एनसीईआरटी में दिया उसको हम लोग देखेंगे। एक दो कुछ एक्स्ट्रा भी चीजें हम लोग देखेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है कि फ्रॉम दिस टॉपिक आफ्टर दिस आपको एक और आता है जहां पे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज देखना है, और वो डिजीज रिस्पेक्टिव दो के सापेक्ष में देखना है। एक होता है हमारे पास ये मेंडेलियन जेनेटिक्स के बिहाफ पे जो डिजीज है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है दैट इज द सेक्स लिंक डिजीज। और दूसरा कौन सा होता है? सेक्स लिंक डिजीज। और यही सब इस चैप्टर में है जो कि हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिस प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, एंड वेरिएशन। बेसिक एग्जांपल आप यहाँ पे ध्यान से समझो। जैसे कि हमारे पास मान लो कोई पेरेंट, जैसे मान लो एक बेबी है, दैट बेबी और उसका उस बेबी के अंदर कैरेक्टर कहाँ कहाँ से है, उसके मम्मी से भी आया और उसके पापा से भी आया। फॉर एन एग्जाम्पल मान लो कि उसकी एक्स नाम का जो बेबी था, उस बेबी का हमारे पास उसके पापा का हेयर कलर ब्राउन था और मम्मी का हेयर कलर ब्लैक था, और उस बेबी के अंदर कौन सा आया? ब्लैक वाला हेयर कलर आया। और इस चीज से ध्यान से समझना है कि उस बेबी के अंदर कौन सा है? ब्लैक वाला कैरेक्टर। मान के चलते हैं यहाँ पे कि वो जो ब्लैक कैरेक्टर क्या था हमारे पास? डोमिनेंट कैरेक्टर था। ब्लैक कैरेक्टर क्या था? डोमिनेंट कैरेक्टर था, जो कहाँ से आया? उसके पेरेंट्स से आया। कहाँ से आया हमारे पास? उसके पेरेंट्स से आया। बट कौन सा कैरेक्टर हमें दिखाई दिया? ब्राउन भी था ना मम्मी का, और फादर का क्या था हमारे पास? ब्लैक। बट बेबी के अंदर कौन सा कैरेक्टर आया? ब्लैक कैरेक्टर आया। अगर वो ब्लैक कैरेक्टर आया तो यहाँ से आपको ध्यान से समझना है कि वो ब्लैक कैरेक्टर क्या था? डोमिनेंट था, तभी वो बेबी में के अंदर क्या हुआ? एक्सप्रेस। ऐसा नहीं है कि ब्राउन वाला नहीं आ सकता, ब्राउन वाला भी आ सकता है। तो अभी हम लोग देखेंगे आगे की तरफ कि वो रिसेसिव कैरेक्टर कैसे एक्सप्रेस करता है, आगे मेंडल के लॉ में ही देखेंगे। अब ये जो कुछ भी हो रहा है तो प्राइमरली समझो आप लोग सेल डिवीजन याद आ रहा है 11th क्लास का? सेल डिवीजन। अब सोचो उस सेल डिवीजन के अंदर क्या होता है, पहले ध्यान से सुनो, मैं लिखने का टाइम दूंगा। सेल डिवीजन में क्या होता है कि सेल डिवीजन में सबसे पहले जो गैमेटिक सेल है, कौन सी सेल? गैमेटिक सेल है, जनरेटिव सेल, कौन सा? जनरेटिव या गैमेटिक सेल्स है, उसके अंदर मियोसिस या रिडक्शनल डिवीजन होता है। उसके अंदर मियोसिस या रिडक्शनल डिवीजन, कौन कौन सा डिवीजन? मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन। वो आपको पहले से पता है 1 से 4 होता है, 1 से 4 होता है, और इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं ह्यूमन का ले लेता हूँ। ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो जब उसका गैमेट बनता है तो मेल के अंदर भी, स्पर्म के अंदर कितना आएगा? 23, और ओवम के अंदर कितना आएगा? 23। दोनों फ्यूज होकर क्या बन जाएगा? एक जाइगोट बनेगा। तो उसी में ऐसा क्या हो रहा है जिसके वजह से पेरेंट से जो बेबी है डिफर करेगा? पेरेंट से बेबी क्या है? डिफर करेगा, 100% सेम नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो वर्ड दिखाई दे रहा है वेरिएशन, कौन सा वर्ड दिखाई दे रहा है? वेरिएशन। दूसरा वर्ड क्या है? इनहेरिटेंस। यानी कि वो कैरेक्टर पेरेंट से कहां पे आया? बेबी में आया। पेरेंट से कहां पे आया? बेबी में आया। और वो 100% पेरेंट की तरह भी है, ना तो मम्मी की तरह है, ना फिर पापा की तरह है। यानी दोनों के इंटरमीडिएट कुछ कैरेक्टर मम्मी से आया, कुछ कैरेक्टर पापा से आया। और ये वेरिएशन क्यों आया? तो याद रखना, क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में भी और नीट में भी, व्हाई दिस वेरिएशन अकर। तो ये वेरिएशन हमारे पास प्राइमरली इन नेचर में दो तरीके से पॉसिबल है। एक होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। एक क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और ये कहां पे होता है? मियोसिस के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? मियोसिस के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? मियोसिस के थ्रू। और दूसरा होता है म्यूटेशन। दूसरा क्या होता है? म्यूटेशन। बट म्यूटेशन क्या है? एक सडन चेंज। म्यूटेशन क्या है? एक सडन चेंज है। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग मोर और लेस सबसे ज्यादा किसकी बात करेंगे? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की बात करेंगे।
और दूसरा म्यूटेशन से भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन वो हमें नहीं मालूम है कि म्यूटेशन से होने वाला चेंज वो रैंडम होता है। इवन आई कांट जज, इवन नो वन कैन जज कि उस म्यूटेशन से क्या हो जाएगा। और उसी वजह से बहुत सारे हमारे पास म्यूटेशन की वजह से डिजीज भी होता है। कैसा होता है? डिजीज भी होता है। और वो डिजीज अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं ऐसा डिसऑर्डर जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, उसको बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर। अब मन में आता है क्या जेनेटिक डिसऑर्डर हम लोग ट्रीट कर सकते हैं? तो हाँ, पहले के टाइम पे हम लोग बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर ट्रीट नहीं कर सकते थे। अब भी हम लोग लिमिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर को ही ट्रीट कर सकते हैं, वो भी तब हमें जब टाइम रहते पता चल जाए, यानी किस कंडीशन में? जाइगोटिक कंडीशन में। जब स्पर्म और ओवम फ्यूज हुआ उसके बाद हमें पता चल जाता है कि इस जाइगोट के अंदर ये वाली एबनॉर्मलिटीज है, तो उस केस में हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? ट्रीट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। बेबी बनने के बाद नॉट पॉसिबल, बेबी बनने के बाद ये पॉसिबल नहीं है। आगे के चैप्टर जो बायोटेक्नोलॉजी वहां पे एक डिसऑर्डर को देखेंगे जहां पे उस चीज को हम लोग ट्रीट कब कर सकते हैं? इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन। इन कब कर सकते हैं? एम्ब्रियोनिक कंडीशन, उसमें भी स्पेसिफिकली जाइगोटिक कंडीशन में। किस कंडीशन में? जाइगोटिक कंडीशन। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये चैप्टर, ये सब बेसिक था जो इसके अंदर पढ़ना था। और जो आपने देखा कि वेरिएशन क्यों हो रहा है, ड्यू टू द दो वेरिएशन के दो रीजन याद है, कौन कौन सा बताओ जरा? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड म्यूटेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड म्यूटेशन, ये बात समझ में आ गया? तो चलो, सबसे पहले हमारे पास जेनेटिक्स क्या होता है, तो हमें पता है जेनेटिक्स क्या होता है। इट इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, हेरिडिटी एंड वेरिएशन ऑफ द कैरेक्टर्स। इट इज द स्टडी ऑफ क्या क्या है हमारे पास? इनहेरिटेंस, हेरिडिटी एंड वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। या बहुत ही लिटरल शब्द में बोलते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम। स्टडी ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम। दूसरा यहाँ पे वर्ड है हेरिडिटी, दूसरा वर्ड है क्या हमारे पास? हेरिडिटी। अब यहाँ पे बहुत जगह मिसलीडिंग होता है, इन दोनों को ध्यान से समझना। एक वर्ड है हमारे पास हेरिडिटी और एक वर्ड है हमारे पास कौन सा? इनहेरिटेंस। ये दोनों में क्लियर कट डिफरेंस याद रखना है कि हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कोई भी कैरेक्टर है, मान लो हेयर कलर है, स्किन कलर है, वट कोई भी कैरेक्टर आप ले लो पेरेंट्स से, उसका ट्रांसमिशन कहाँ पे हो जाना? पेरेंट्स से बेबी के अंदर हो जाना। किससे हो जाना? पेरेंट्स से बेबी के अंदर। जरूरी नहीं को सिर्फ ह्यूमन ही हो, कोई भी एनिमल हो सकता है, फ्लावर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये बात समझ में आ रहा है? यानी कि पेरेंट्स का कैरेक्टर कहाँ पे आ जाए? नेक्स्ट जनरेशन में, यानी कि बेबी में आ जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो ट्रांसमिशन हो चुका, उस चीज को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। तो इसको ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। जब भी एग्जाम में लिखना होता है तो उस केस में आप डायरेक्टली लिख सकते हो। बोर्ड एग्जाम में लिखना है, नीट में लिखना नहीं, बस यही तो अंतर है। तो बोर्ड एग्जाम में आपको हेरिडिटी आएगा तो क्या होगा? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर या ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी। पेरेंट्स से कहाँ पे आ जाएगा? प्रोजेनी के अंदर आ जाएगा। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। या इसी का दूसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है? कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेट्स बीइंग पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। कोई भी ट्रेट है या कैरेक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आ रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। अब दूसरा टर्म है जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है और वहां पे मिस्टेक होता है, उसको ध्यान से, दैट इज द इनहेरिटेंस। दैट इज द इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस क्या होता है उसको ध्यान से समझो। इनहेरिटेंस और हेरिडिटी में डिफरेंस है। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपसे अगर पूछूं कि मान लो आपका व्हाटएवर कहीं XYZ गांव होगा, आप या फिर आपका कोई घर होगा, जैसे आप यहाँ पे हॉस्टल में रहते हो, तो आप सोचो कि जब किसी एक्स जगह से अपने गांव से यहाँ तक आए, कैसे आते हो? ट्रेन से। आप कैसे आते हो? बस से या ट्रेन से, व्हाटएवर जैसे भी। अब यहाँ पे समझो आप अपने घर से यहाँ पे आ गए, आपका ट्रांसमिशन घर से यहाँ पे हो गया, आपका ट्रांसमिशन घर से कहाँ पे होगा? हॉस्टल में हो गया। अंतर क्या है कि आप कोई बस से आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है, यही तो अंतर है। तो जो तरीका यूज कर किया गया, तो उसी तरीके से जो जीन को, जो कैरेक्टर को ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसमिट हो चुका और ट्रांसमिट करने के लिए क्या उपयोग हुआ और उसी तरीका क्या था, उसी तरीका को हम लोग क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। उसी तरीका को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज द इनहेरिटेंस। यानी इनहेरिटेंस इज द स्पेसिफिक मैकेनिज्म दैट मेक्स दिस ट्रांसमिशन पॉसिबल। इनहेरिटेंस वो एक तरीका है जिसकी वजह से ये कैरेक्टर क्या हुआ है, ये ट्रांसमिशन पॉसिबल हुआ। जैसे आप घर से यहाँ पे आए हो, बस या गाड़ी नहीं होता या कार नहीं होता, कैसे आते? नहीं आ पाते, पैदल तो आते नहीं। तो उसी तरीके से हमारे पास क्या है? इनहेरिटेंस इज द स्पेसिफिक मैकेनिज्म दैट मेक्स दिस ट्रांसमिशन पॉसिबल। दूसरा, स्पेसिफिक प्रोसेस हाउ दोस ट्रेट्स इनकोडेड इन द जीन्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ये जो कैरेक्टर है वो अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैसे आया, किस तरीके से आया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं?
इनहेरिटेंस। और यहाँ पे देखो ट्रेड्स को ब्रैकेट में क्या लिखा है, इनकोडेड इन द जीन्स, यानी कि जो ट्रेड्स है उसको कौन डिफाइन करता है, उसका ट्रेट है, कैरेक्टर है, उसको डिफाइन करने वाला क्या है, जीन्स है। वो क्या हमारे पास, जीन है। जीन क्या होता है, इट इज ए शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए, इट इज ए शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। उसको कौन डिसाइड करता है, जीन्स डिसाइड करता है। और ये जीन्स किस तरीके से आ रहा है, कहाँ पे, पेरेंट से बेबी के अंदर, वो तरीका क्या है, इनहेरिटेंस। और उस कैरेक्टर का आ जाना वो क्या है, हेरिडिटी। वो क्या है, हेरिडिटी। ये बात समझ में आया क्या, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जीन क्या होता है, मन में आएगा कि जीन क्या होता है। जीन क्या है हमारे पास, इट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। कैसा होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी कैरिंग द इंफॉर्मेशन फॉर ए स्पेसिफिक ट्रेट एंड रिसाइडिंग ऑन क्रोमोसोम। अब ये जीन कहाँ पे पाया जाता है, क्रोमोसोम पे। अब थोड़ा सा याद करो 11th क्लास, ये बहुत समझना जरूरी है कि आप सोचो 11th क्लास में सेल के अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन। सेल के अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन बेसिकली दो चीज से मिलकर बना है, बेसिकली किस चीज से मिलकर बना, दो चीज। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एक होता है क्रोमेटिन दो चीज से मिलकर बना है, डीएनए प्लस प्रोटीन। किससे मिलकर बना है, डीएनए प्लस प्रोटीन। किससे मिला, डीएनए प्लस प्रोटीन। अब ये प्रोटीन हिस्टोन वाला भी हो सकता है, नॉन हिस्टोन वाला भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वो प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है। लेकिन ये दो चीज तो होगा ही होगा, क्या क्या, डीएनए प्लस प्रोटीन। ये बात समझ में आया। अब वही क्रोमेटिन कंडेंस होके क्या बनाता है, क्रोमोसोम। वही क्रोमेटिन कंडेंस होके क्या बनाता है, क्रोमोसोम। और उसी क्रोमोसोम पे एक पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन। क्या बोलते हैं, जीन। क्या बोलते हैं इसको, जीन। यानी कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मान लो ये क्रोमोसोम है, ये क्या हमारे पास क्रोमोसोम है, ये क्या हमारे पास क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम के पर्टिकुलर सेगमेंट पे यहाँ पे क्या है, जीन है। यहाँ पे क्या हमारे पास, जीन है। यहाँ पे क्या हमारे पास, जीन है। तो आप यहाँ पे देखें कि जो जीन होता है कहाँ पे पाया जाता है, क्रोमोसोम पे। कहाँ पे पाया जाता है, क्रोमोसोम पे। और इस जीन के अंदर इंफॉर्मेशन होता है किसको डिसाइड करने के लिए, ट्रेट या कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए। ट्रेट या कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए इंफॉर्मेशन कहाँ पे होता है, जीन के अंदर। इंफॉर्मेशन कहाँ पे होता है, जीन के अंदर होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, याद रहेगा, ठीक है। आप सोचो कहा हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको यही समझना था, क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम। क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम। और उसी क्रोमोसोम पे ही जीन पाया जाता है। जीन क्या होता है, एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है जो कहाँ पे पाया जाता है, क्रोमोसोम पे पाया जाता है। और यही जीन डिसाइड करता है कि वो कैरेक्टर कैसा होगा, आने वाला कैरेक्टर किस तरीके का होगा, किस टाइप का होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमारे पास क्या बोलते हैं, टोमेटो का कलर ले लो, एप्पल का कलर ले लो। वो कलर, उसका स्वीटनेस, उसका साइज, सब कुछ कौन डिसाइड करता है, जीन। सब कुछ कौन डिसाइड करता है, जीन। आपने सुना होगा ना कि हाइट, अगर पापा भी लंबे हैं, मम्मी भी लंबे हैं, तो बेबी भी ऑलमोस्ट लंबे ही होते हैं, ऑलमोस्ट। देयर आर ऑल्सो कि वो छोटा भी हो सकता है, क्योंकि इट्स वेरी रैंडम थिंग। इट्स वेरी रैंडम थिंग, रिकॉम्बिनेशन भी हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, वो अपने नेचुरल तरीके से होता है। ये बात क्लियर है। तो सोचो वो लंबा क्यों, क्योंकि वो जेनेटिक्स, वो कौन डिसाइड कर रहा है, जीन डिसाइड कर रहा है। लेकिन सारे कैरेक्टर नहीं, ध्यान से समझना, वही कैरेक्टर जीन डिसाइड करता है जो हमारे पास कैसे होते हैं, जो हमारे पास दो टाइप के सेल्स होते हैं बॉडी में, एक सोमेटिक और दूसरा क्या होता है, जनरेटिव। तो जो चेंज जनरेटिव सेल में होता है वही नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आप पियर्सिंग कर रहे हो, आप लोग पियर्सिंग किए हो। अब ये पियर्सिंग नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाने वाला। कोई बॉडी बिल्डर है, नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाने वाला। ये यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, आगे चैप्टर में काम आएगा, बट यहाँ पे भी जरूरी है। यानी कि कोई भी चेंज अगर बॉडी सेल्स के अंदर है, बॉडी सेल्स को साइंटिफिकली हम लोग क्या बोलते हैं, सोमेटिक सेल्स। क्या बोलते हैं, सोमेटिक सेल्स। और जो जर्म सेल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल। जर्म सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल। कोई भी चेंज जो सोमेटिक चेंज है वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाता है। यही वजह है कि आपकी पेयर्सिंग है, आपका जो टोन है, आपका जो वट एवर बालों का लेंथ है, नाखून का लेंथ है, वट एवर कुछ भी है, ये नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाता है। ये नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाता है। वो कौन सा कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, तो आपको याद रखना, वो कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा जो जनरेटिव सेल के अंदर चेंज होगा। किसके अंदर चेंज होगा, जनरेटिव सेल के अंदर चेंज होगा। ये बात समझ में आया, किसी कोई दिक्कत। चलो आप लोग इसको लिख लो क्विकली, 2 मिनट में तो लिख ही लोगे, ठीक है, जल्दी लिखो लिखो, ठीक है। चलो आप लोग पॉज करके भी लिख सकते हो, यहाँ तक क्लियर है सभी को। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टर। नेक्स्ट क्या हमारे पास, कैरेक्टर क्या होता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो कैरेक्टर क्या है, ध्यान से देखो। कैरेक्टर क्या हमारे पास, ए हेरिटेबल फीचर एमंग द पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग। ए हेरिटेबल फीचर एमंग द पेरेंट्स एंड
ऑफ स्प्रिंग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टर। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, आई कलर है, हाइट है, स्किन टोन है, ये सब क्या है, कैरेक्टर, ये सब क्या है हमारे पास, कैरेक्टर। तो कैरेक्टर क्या होता है, ए हेरिटेबल फीचर अमंग द पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग, फॉर एग्जाम्पल आई कलर, हाइट, स्किन कलर, वट एवर जो कैरेक्टर आप सोच सकते हो, वो कैरेक्टर क्या होता है हमारे पास, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टर बोलते हैं। और ये कैसा फीचर है, हेरिटेबल फीचर है। दूसरा ट्रेट क्या होता है, अब यहाँ पे ध्यान से समझना। अब ये सारी चीजें क्यों कंफ्यूजन होता है, कहाँ पे क्वेश्चन गलती होता है, कैरेक्टर और ट्रेट। और आगे चल के अभी हम लोग पढ़ेंगे जीन और अलील, क्या पढ़ेंगे हम लोग, जीन और अलील। अब ये दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज है और दोनों को तरीका अलग है, दोनों का तरीका क्या हमारे पास अलग है। अब मैंने बोला कैरेक्टर क्या हमारे पास, हेरिटेबल फीचर अमंग द पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग, फॉर एग्जांपल आई कलर और हाइट, ये कैरेक्टर था। दूसरा वर्ड मैंने बोला ट्रेट, दूसरा वर्ड मैंने क्या बोला, ट्रेट। फॉर एन एग्जांपल मैं आपकी बात करूं, मान लो आपका आई कलर ब्राउन है, फॉर एग्जांपल मैंने आई कलर बोला, आई कलर से सिर्फ आई कलर एक कैरेक्टर है, लेकिन ट्रेट क्या होता है कि जो कैरेक्टर का वेरिएंट्स है, यानी आई कलर कैसा हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, बट इन जनरल ब्राउन और ब्लैक होता है। वो कलर भी पॉसिबल है, यानी कि जो कैरेक्टर का वेरिएंट्स है ना, उसी वेरिएंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेट्स, उसी वेरिएंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेट्स, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेट्स। याद रखना है कि कैरेक्टर के वेरिएंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेट्स। और आगे चल के अभी हम देखेंगे कि जो जीन और अलील होता है, यानी जीन इक्विवेलेंट है कैरेक्टर के, जीन इक्विवेलेंट है किसके, कैरेक्टर के, और अलील इक्विवेलेंट है हमारे पास किसके, ट्रेट के, अलील इक्विवेलेंट है किसके, ट्रेट के। ये ऐसा मैं आपको आगे क्वेश्चन करने के लिए सहूलियत हो, इस वजह से मैं ऐसा आपको बता रहा हूँ। इक्विवेलेंट बना, एग्जैक्टली मैंने सेम नहीं बोला, ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, यानी कैरेक्टर क्या होता है, वो हेरिटेबल फीचर जो पेरेंट से कहाँ पे आता है, प्रोजेनी में। और ट्रेड क्या होता है, उसी का वेरिएंट्स, उसी का क्या हमारे पास वेरिएंट। जैसे आप कोई टी शर्ट खरीदने जाते हो तो आप देखते हो ना, ये टी शर्ट का डिजाइन है, बट इसके वेरिएंट्स अलग अलग है, कलर अलग है, डिजाइन ऑल सेम थिंग, बट उसके वेरिएंट्स क्या है, अलग है। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे बोला आई कलर है, तो आई कलर ही कैरेक्टर, लेकिन उसका कलर क्या है, अलग अलग। हाइट, हाइट एक कैरेक्टर है, बट हाइट वेरी कर रहा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई बीच का है, लाइक दैट। ये बात समझ में आ गया, तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखो अलील। अब मैंने क्यों रिलेट किया कैरेक्टर को उसके तरह, अब मेंडल क्या थे ना, कि मेंडल वहां फैक्टर की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, फैक्टर। मेंडल को जीन उनके बारे में नहीं पता था, वो क्या वर्ड यूज कर रहे थे बार बार, फैक्टर। तो अभी हम लोग उसको भी देखेंगे। यहाँ पे देखो नेक्स्ट है हमारे पास अलील, नेक्स्ट क्या हमारे पास अलील। अलील क्या होता है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन। अलील क्या होता है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन। अलील क्या होता है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन। और एक जीन के अंदर देखोगे टू अलेलिक कंपोनेंट होते हैं, एक जीन के अंदर क्या होता है, टू अलेलिक कंपोनेंट होते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज कंपल्सरी, इट्स नॉट ऑलवेज कंपल्सरी, बट अकॉर्डिंग टू द मेंडल, मेंडल के अकॉर्डिंग आपको यही जानना है कि एक जीन के कितने वेरिएंट्स होते हैं, दो। एक जीन के कितने वेरिएंट्स या अलेलिक फॉर्म होते हैं, दो। एक होता है डोमिनेंट, एक होता है रिसेसिव। अब एक जीन के अंदर वो दोनों डोमिनेंट हो सकते हैं, दोनों रिसेसिव हो सकते हैं, एक डोमिनेंट हो सकता है, एक रिसेसिव हो सकता है, एक रिसेसिव हो सकता है, एक डोमिनेंट हो सकता है। ये बात ध्यान से समझो। जीन का ही अल्टरनेटिव फॉर्म क्या कहलाता है, अलील। जीन का ही अल्टरनेटिव फॉर्म क्या कहलाता है, अलील। ध्यान से सुनो, जीन का ही अल्टरनेटिव फॉर्म्स क्या कहलाता है, अलील। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, फॉर एन एग्जाम्पल मैं मान लिया कि हाइट का जीन है, कौन सा जीन है, हाइट का जीन है। इधर ध्यान से देखो, किसका जीन है, हाइट का जीन है। उस हाइट को, जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने टी वर्ड यूज किया, कौन सा वर्ड यूज किया, लेटर यूज किया, कौन सा, टी, नॉट वर्ड, कौन सा लेटर यूज किया, टी। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, अगर टी को हम लोग कैपिटल में लिख रहे हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, बट पहले सिर्फ ध्यान से सुनना है, फिर उसके बाद आपके पास टाइम है, आप सफिशिएंटली लिख लेना पॉज करके, या आप यहाँ पे देखिए, ये बात क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, जो टी होता है अगर कैपिटल है तो वो रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंट, और जो स्मॉल है वो रिप्रेजेंट करता है रिसेसिव को। स्मॉल किसको रिप्रेजेंट करता है, रिसेसिव को। ये बात समझ में आ रहा है। अब मैंने बोला कि एक जीन के अंदर मेंडल के अकॉर्डिंग आपको जानना है कि एक जीन के कितने एलेलिक फॉर्म है, दो। कितने हैं, दो। इससे अधिक भी हो सकते हैं, इससे अधिक भी पॉसिबल है, बट आपको बस इन जनरल आपको बताना है कितने होते हैं, दो। कितना होता है हमारे पास, दो। ये बात समझ में आया। चलो, तो अलील क्या हो गया हमारे पास, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। एग्जांपल टॉल, टी से टॉल, स्मॉल टी से स्मॉल। दूसरा, अलील इज ए वर्जन ऑफ जीन दैट रिसाइड एट ए स्पेसिफिक लोकेशन। ये याद रखना है, यहाँ से डायरेक्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है। Allele is a version of gene that reside on a specific location
ऑन ए क्रोमोसोम एंड कंट्रोल्स द पर्टिकुलर ट्रेट। यानी जो अलील जो स्पेसिफिक लोकेशन पे पाया जाता है उस लोकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकस। उस लोकेशन को क्या बोलते हैं, लोकस। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर आप इस क्लासरूम में बैठे हो तो आपका चेयर यहाँ पे, उनका चेयर यहाँ पे, आप एक पर्टिकुलर लोकस पे बैठे हो, आप एक पर्टिकुलर लोकस, वो चेयर आपका क्या है हमारे पास, दिस रूम इज द क्रोमोसोम, ये रूम क्या हो गया हमारे पास, क्रोमोसोम। बट आप जिस चेयर पे आप बैठे हो, दैट इज योर लोकस, दैट इज योर लोकस। उसी तरीके से ये क्रोमोसोम पे ये जो अलील है वो एक पर्टिकुलर जगह पे है और उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकस। उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकस। ये बात समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, अलील इज ए डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ ए जीन। ये एनसीईआरटी का लाइन है, ये किसका लाइन है, एनसीईआरटी का लाइन। अनिल अलील इज ए डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ ए जीन। और आपने देख लिया कैपिटल टी होगा तो डोमिनेंट होगा, स्मॉल टी होगा तो रिसेसिव होगा। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे दो टर्म है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। देखो ये वाली सारी क्वाइट बोरिंग, दिस टर्म्स आर क्वाइट बोरिंग, इसलिए बच्चों को ऐसा लगता है। लेकिन अगर ये टर्म नहीं क्लियर है तो क्वेश्चन सही नहीं होता, इसलिए ध्यान से सुनो। ये बात क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास होमोजाइगस और दूसरा क्या है, हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब होता है जब सेम सेम हो। कैसा हो हमारे पास, सेम सेम हो तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस। अब वो कैपिटल टी भी हो सकता है और स्मॉल टी भी हो सकता है। जब भी इस कंडीशन में होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। और हेटेरोजाइगस क्या होगा, जब एक कैपिटल टी होगा और दूसरा क्या होगा, स्मॉल टी। यानी कि एक डोमिनेंट कैरेक्टर, एक डोमिनेंट एलील और एक रिसेसिव एलील, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, तो क्या होगा हमारे पास, डोमिनेंट और रिसेसिव, हेटेरोजाइगस। और डोमिनेंट डोमिनेंट होगा और रिसेसिव रिसेसिव होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। तो वही यहाँ पे लिखा है, जस्ट फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो टी एन टी वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल सी, स्मॉल सी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पता है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं हमारे पास डोमिनेंट कैरेक्टर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डोमिनेंट कैरेक्टर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर मैंने ऑलरेडी बता दिया था बट दोबारा देख लेते हैं। इट राइट विट कैसे लिखते हैं हम लोग, कैपिटल लेटर से। कैसे लिखते हैं हम लोग, कैपिटल लेटर से। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, ऐसा कंपल्सन नहीं होता है बट मेंडल ऐसे कर रहे थे तो हम लोग भी इसके अकॉर्डिंग है। आपकी मर्जी, आप यहाँ पे कोई साइन लैंग्वेज बना लो, स्टार लिख लो, बड़ा स्टार बना लो, छोटा स्टार बना लो, बात एक ही है। बट ऐसा यूजुअली नहीं करना होता है क्योंकि आपको सारा जेनेटिक्स में चेंज करना पड़ेगा, सब जगह क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं। अभी इसी चैप्टर में हम देखेंगे कुछ दूसरे साइंटिस्ट अपने अकॉर्डिंग करेंगे, वो डोमिनेंट स्मॉल वालों को मान लेंगे। किसको मान लेंगे, स्मॉल लेटर को। बट मेंडल के अकॉर्डिंग इन जनरल आपको जो बात करना है, डोमिनेंट लेटर सॉरी कैपिटल लेटर किसको, अपर केस लेटर किसको डिसाइड करता है, डोमिनेंट। लोअर केस किसको डिसाइड करता है, रिसेसिव कैरेक्टर को। तो आपको उसके अकॉर्डिंग, और जनरली जो हमारे पास डोमिनेंट कैरेक्टर होता है उसी का इनिशियल ले लेते हैं, उसी का क्या ले लेते हैं, इनिशियल। जैसे फॉर एन एग्जांपल हाइट एक है, हाइट में दो पॉसिबिलिटी, एक टॉल और एक ड्वार्फ, एक टॉल और ड्वार्फ या स्मॉल बोल लो। जो टॉल का कैपिटल टी लेते हैं तो मेंडल किसको ले रहे थे, ध्यान से समझना, डोमिनेंट कैरेक्टर का फर्स्ट लेटर, डोमिनेंट कैरेक्टर का फर्स्ट लेटर, और उसी के स्मॉल कर देने से उसका रिसेसिव कैरेक्टर बन जा रहा था। ये किसने ऐसा किया था, मेंडल ने। आप किसी भी चीज में देख सकते हो, यहाँ पे देखो कैपिटल वाई येलो, कैपिटल वाई क्या हो गया, येलो। अगर वही स्मॉल वाई लिख दूंगा ग्रीन हो जाएगा, स्मॉल वाई क्या हो जाएगा, ग्रीन। ये बात क्लियर। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, रिसेसिव कैरेक्टर। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, ये वाला जो लाइन है ना, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है, द कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, ये लाइन और ये लाइन लिख के आता है, बच्चे गलती कर देते हैं और एक नंबर में आएगा बोर्ड में या दो नंबर में, वहां पे गलती हो जाता है। नीट में आएगा डायरेक्टली स्टेटमेंट गलत कर देंगे। यानी द कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट कैरेक्टर क्या करता है, एक्सप्रेस। डोमिनेंट कैरेक्टर क्या करेगा, एक्सप्रेस। होमोजाइगस में तो करेगा ही करेगा, अगर कैपिटल टी है तो भी करेगा, और हेटेरोजाइगस में भी क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। तो होमोजाइगस हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो समझ जाना है कि वहां पे कौन एक्सप्रेस कर रहा है, डोमिनेंट। कौन एक्सप्रेस कर रहा है, डोमिनेंट। क्योंकि अगर हेटेरोजाइगस है तो एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, इस केस में ऑलवेज कौन एक्सप्रेस करेगा, कौन एक्सप्रेस करेगा, डोमिनेंट। तो इस चीज से डिसाइड हो जाता है कि डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करता है। बट इसका मतलब ये नहीं होगा कि होमोजाइगस में नहीं करेगा, होमोजाइगस में भी करेगा। लेकिन इससे क्या होता है कि क्लियर कट डेफिनेशन आ जाता है। वही देखो दूसरा कंडीशन हमारे पास रिसेसिव। रिसेसिव कैरेक्टर सिर्फ किस कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है,
होमोजाइगस कंडीशन। सिर्फ किस कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है? होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है। किस कंडीशन में कर सकता है? सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है, जैसे स्मॉल आर, जैसे स्मॉल टी, स्मॉल सी। ये बात क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ पे देखो, दूसरा हमारे पास होता है जीनोटाइप, दूसरा नेक्स्ट है हमारे पास फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है, इसको एक एक वर्ड में देख लेते हैं। जीनोटाइप वो कैरेक्टर होता है, जीनोटाइप कौन सा कैरेक्टर है हमारे पास? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कैरेक्टर। उस कैरेक्टर का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसी को हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। और फिनोटाइपिक क्या होता है? जो हमें बाहर से देख के जो ऑब्जर्व होता है, जिसको हम लोग देख के डिसाइड कर पाते हैं वो लंबा है, छोटा है, व्हाइट है, रेड है, वट, वो जो कैरेक्टर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? इट इज अ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट। और फिनोटाइप क्या होता है? वो कैरेक्टर जो हमें बाहर से देख के समझ में आता है वो कैरेक्टर कैसा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएशन। नेक्स्ट क्या हमारे पास? वेरिएशन। तो ये देखो वेरिएशन क्या होता है हमारे पास। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, मैंने अभी बताया था आपको कि जो बेबी है वो ना तो पेरेंट माँ की तरह है, ना वो अपने पिता की तरह है, यानी दोनों के इन बिटवीन है। कुछ कैरेक्टर माँ से आया है, कुछ कैरेक्टर कहाँ से? फादर से आया, यानी कि पेरेंट्स है इन टोटल। तो ये जो वेरिएशन है अपने पेरेंट्स से, जो डिग्री ऑफ वेरिएशन है, जो चेंज है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चेंज। यानी वेरिएशन क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, द वेरिएशन आर जनरली हैपन ड्यू टू द, मैंने यहाँ पे लिखा है वेरिएशन दो वजह से होता है। किसके किसकी वजह से? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहाँ पे होता है? मियोसिस में। कहाँ पे होता है हमारे पास? मियोसिस में। कहाँ पे होता है? मियोसिस में या रिडक्शनल डिवीजन। और रिडक्शनल डिवीजन में आप बताओगे कहाँ पे होता है? मियोसिस, एनीवन? मियोसिस में किस स्टेज पे रिकॉम्बिनेशन होता है? मियोसिस फर्स्ट में। मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में। प्रोफेज फर्स्ट के किस स्टेज में? हाँ, पैकिटिन में। कहाँ पे होता है? पैकिटिन। यानी क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन कहाँ पे होता है? तो आपको याद रखना है गैमिट बनने के टाइम कहाँ पे होगा? मियोसिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट के, पैकिटिन स्टेज। ये बात क्लियर? कहाँ पे? पैकिटिन स्टेज में। प्रोफेज फर्स्ट के भी 5 पार्ट होते हैं, कौन कौन? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये बात क्लियर? इस 5 में से तीसरे वाले स्टेप में क्या होता है हमारे पास? क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन का है। चलो यहाँ तक आप लोग क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस। क्या लिखा है? मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ये वेरिएशन मोनोजाइगोटिक ट्विंस में नहीं होता है। जैसे आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा ना, चिंकी विंकी लाइक दैट, कुछ कुछ फीमेल, अब वो क्या होते हैं हमारे पास, उनका नाम ही है ऐसे, वो जानबूझ के नाम ऐसे रखे हैं। अब ऐसा क्या होता है, क्यों? अब यहाँ पे मोनोजाइगोटिक ट्विंस का मतलब समझो। क्या होता है? एक ही स्पर्म है और एक ही ओवम, एक ही स्पर्म है और एक ही ओवम। अब ये दोनों फ्यूज के एक जाइगोट बना। कितना जाइगोट बना? एक। अब ये जाइगोट बनने जब इम्प्लांट होता है ना यूट्रस के ऊपर, मान लो दिस इज द यूट्रस लाइनिंग, और उसके ऊपर क्या होता है? इम्प्लांट होता है। दिस इज द, मान लो यूट्रस, और ये है जाइगोट। तो जाइगोट जब इम्प्लांट होता है तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं जोना हैचिंग। आपने पढ़ा होगा इनिशियल सेकंड चैप्टर में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या होता है? जोना हैचिंग लिखा है एनसीईआरटी में। अब ये मतलब जोना हैचिंग ये वर्ड नहीं लिखा है, सॉरी, जोना पेलिसुडा वाला बात नहीं लिखा, बट जोना हैचिंग उसमें लिखा है इनडायरेक्ट वे में। तो जोना हैचिंग की वजह से ये जो चिपकना था एक को, बट ये चिपकने के टाइम ये 2 पार्ट में टूट गया। कितने पार्ट में टूट गया? 2 पार्ट में। तो अब 2 नए नए इंडिविजुअल बन जाएंगे, और इसी को क्या बोलते हैं? मोनोजाइगोटिक ट्विंस। और मोनोजाइगोटिक ट्विंस या तो दोनों मेल होंगे या फिर दोनों फीमेल होंगे, या तो दोनों मेल होंगे या फिर दोनों क्या होंगे? फीमेल होंगे। या तो दोनों मेल होंगे या फिर दोनों फीमेल होंगे। ये बात समझ में आए? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोजाइगोटिक ट्विंस। और मोनोजाइगोटिक ट्विंस में कोई भी वेरिएशन नहीं होता उन दोनों में, बट पेरेंट से होगा। उन दोनों के अंदर कोई वेरिएशन नहीं होगा, बट पेरेंट्स के मुकाबले उन दोनों के अंदर होगा ही होगा। ये बात क्लियर? तुम लोग खतरनाक ही सो रहे हो भाई। देखो नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेरिमेंट है किसका? ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स थे, और नो डाउट इन बहुत ही लकी भी थे, अनलकी भी थे। तो हमें 2 चीज पढ़ना है यहाँ। लकी वाला भी क्वेश्चन आता है, अनलकी वाला भी क्वेश्चन आता है। ये बहुत ज्यादा लकी भी थे कि इन्हें बहुत कुछ मिल गया। जो इन्होंने जो प्लांट चूज किया, लकली वो ही सिलेक्टेड ए वेरी गुड प्लांट। ये वेरी गुड प्लांट कौन सा चूज किया? पाइसम सटाइवो।
अब पाइसम सटाइम इट इज अ गार्डन पी प्लांट। वैसे आप इन जनरल पी प्लांट बोल सकते हो, लेकिन कई बार पी प्लांट और गार्डन पी प्लांट आ गया तो दोनों में मोर अप्रोप्रिएट कौन सा हो जाएगा? गार्डन पी प्लांट। दीज आर द लूप होल्स जहां पे बच्चे आते हुए क्वेश्चन भी गलती कर देते। तो पाइसम सटाइम नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं? गार्डन पी प्लांट। इन्होंने चूज किया था और दिस टाइम ही इज वेरी लकी, दिस टाइम ही इज वेरी लकी। बट अनफॉर्चुनेट भी थे कि इन्होंने जब ये सारा कुछ काम किया तो मैथ यूज कर लिया, और आधी दुनिया मैथ से ऐसी भागती जैसे तुम लोग भागते हो, है ना? थोड़ा सा वैसे तो लगता ही है कि टफ, और ऊपर से मैथ में भी वो पार्ट जो कोई पढ़ता ही नहीं है, स्टैटिक्स। स्टैटिकल डाटा में इन्होंने सारा कुछ लिखा। अब ये आगे आएगा। अब सोचो ये मैथ तो यूज किए, स्टैटिक्स स्टैटिक्स यूज कर लिए, और आधे लोग मैथ से नहीं करते हैं और मैथ में स्टैटिक्स कोई पढ़ते नहीं, बहुत ही लाइटली लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड। तो उस केस में इनका जो स्टडी था कुछ सालों तक ऐसे ही पड़ा रहा, किसी का यहाँ पे कोई ध्यान ही नहीं गया। अब मैथ करोगे तो ऐसा ही होगा। बाद में इन्हीं के कुछ स्टूडेंट थे और उन्होंने इसको लिटरेचर टर्म्स में और चीजों को समझाया जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं, जो हम लोग क्या कर रहे हैं, आज पढ़ पा रहे हैं। और हम लोग ये भी पढ़ेंगे और मैथ वाला भी देखेंगे, अभी आएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि मेंडल इतना कौन लिखेगा भाई, इतना 2 पेज लिखेंगे। मेंडल ने सीधे 2 लगाया इक्वेशन, फटाक से मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड, तुरंत रिजल्ट आ गया, तुरंत। हम एक आधे घंटे पढ़ेंगे इस लिटरेचर फॉर्म में और मेंडल ने सीधे मैथ यूज किया, 1 मिनट के अंदर आ गया रिजल्ट, सिर्फ 1 मिनट के अंदर। और वही चीज हम लोग यहाँ पे किए तो बहुत टेक्स्ट टाइम। तो दोनों हम लोग तरीका देखेंगे। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं कंडक्टेड सम हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा एक्सपेरिमेंट? हाइब्रिडाइजेशन। और आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, याद आ रहा है? वहां से भी क्वेश्चन पूछता है। इट्स वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 12th के सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, और साथ में हमारे पास बोर्ड एग्जाम में तो देर इज कोई चांस ही नहीं, इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, वहां पे एक प्रोसेस होता है हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, याद आ रहा है? किसी को याद है हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का जो स्टेप्स कौन कौन से थे? यू, हाँ टेक्निक। नहीं नहीं नहीं, मारूंगा बहुत। हाँ, वेरी गुड। चलो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? इमेस्कुलेशन। क्या होता है हमारे पास? इमेस्कुलेशन। लेकिन इमेस्कुलेशन तब होता है जब वो कौन सा फ्लावर हो? बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर हाँ यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो वहां पे मेल पार्ट को हम लोग नहीं रिमूव करते, मेल पार्ट को रिमूव नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यूनिसेक्सुअल है तो कोई जरूरत है नहीं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में हम लोग इमेस्कुलेशन नहीं करते हैं। बट पहला स्टेप क्या होता है? इमेस्कुलेशन। पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास? इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन कब करना होता है? उस फ्लावर के मैच्योर होने से पहले। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिलेट करना है इस वजह से। तो रटना नहीं है डायरेक्टली। कौन सा टेक्निक है? हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? इमेस्कुलेशन, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो। उसके बाद लेकिन इमेस्कुलेशन उस फ्लावर के डेवलप होने से पहले, पॉलन ग्रेन को डेवलप होने से पहले ही करना पड़ेगा। नहीं तो पॉलन ग्रेन डेवलप होगा तो हो सकता है वो पॉलिनेट कर दिया हो। ये बात क्लियर? उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? बैगिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बैगिंग, ताकि कोई और उसको पॉलन ग्रेन उसको पॉलिनेट ना करे। सिंपल। बैगिंग कर दी। बैगिंग करने के बाद अब उसको बैगिंग को वापस से अनरैप करेंगे और उसके बाद उसको डिजायर्ड पॉलन ग्रेन से, जो हम चाहते हैं, हम जो चाहते हैं उससे उसको पॉलिनेट करा देंगे। उससे क्या कर देंगे? पॉलिनेट। फिर उसके बाद रीबैगिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? रीबैगिंग। डस्ट सॉरी, उसके बाद डस्टिंग करेंगे डिजायर्ड पॉलन से वही, और उसके बाद रीबैग कर देंगे। और इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारे पास? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। वही टेक्निक किसने यूज किया? मेंडल ने। अब ये भी याद रखना है कब से कब एक्सपीरियंस, कितने साल तक किया? 7 साल। तुम लोग 1 साल नहीं पढ़ पाते। 7 साल एक्सपेरिमेंट किया, वो बेसिक एक्सपेरिमेंट सोचो। उसके बाद उन्होंने मैथमेटिकल अप्रोच से वो सारा कुछ लिखा। कब से स्टार्ट किया था हमारे पास? 1856 से 1863 आता है क्वेश्चन। कब से कब स्टार्ट किया तो आपको याद रखना था। नेक्स्ट, ही टुक पाइसन टाइम गार्डन पी प्लांट, मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है? स्टेप इन मेकिंग क्रॉस, या यहाँ पे क्या लिखा है? डेलिब्रेट मीटिंग। यहाँ पे क्या लिखा है? डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब पता है आप लोग को? जबरदस्ती। डेलिब्रेट का मतलब जबरदस्ती। वो नेचुरल तरीके से जो पॉलिनेशन होता है उसको हट के हम जबरदस्ती क्या करें वहां पे? उसको अपने अकॉर्डिंग क्या कराएं? उसका फर्टिलाइजेशन कराएं, यानी कि पॉलिनेशन कराएं। यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? वो पॉलिनेशन। क्योंकि पॉलिनेशन के बाद हमारे पास क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। क्या होता है हमारे पास? फर्टिलाइजेशन। जबरदस्ती कराया किसने? मेंडल। तो क्या किया सबसे पहले उन्होंने? पहला स्टेप क्या है?
सिलेक्शन ऑफ टू प्लांट विथ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, सिलेक्शन ऑफ टू प्लांट विथ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब समझ रहे हो, एक में लंबा है एक में छोटा है, एक में वायलेट है एक में व्हाइट है, वटेवर कोई भी कैरेक्टर, यानी कि एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में कैरेक्टर हो। नेक्स्ट इमेस्कुलेशन, मैंने बताया इमेस्कुलेशन तब करेंगे जब वो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, और पाइसम सटाइम कैसा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल, इसी वजह से यहाँ पे ये स्टेप लिखा हुआ है। पाइसम सटाइम कैसा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल, इस वजह से मजबूरी है इमेस्कुलेशन करना। इमेस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ मेल पार्ट, रिमूवल ऑफ मेल पार्ट, और मेल पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टामेन, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, मेल पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टामेन, उसको हटा दिया। एवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन, क्यों करते हैं, क्योंकि वो सेल्फ पॉलिनेशन ना कर दे, इस वजह से इमेस्कुलेशन करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन कैसे करेंगे, जो हमें डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन, उसके बाद हमारे पास क्या कर देंगे, जब वो पॉलिनेशन करेंगे फर्टिलाइजेशन होगा, फिर नया सीड बनेगा, और उसको क्या कर देंगे, कलेक्शन एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, वो सीड ले लेंगे और नेक्स्ट जनरेशन फिर उसको प्लांट कर देंगे, फिर देखेंगे उसके अंदर क्या क्या चेंज आ रहा है। इसी चीज को बोलते हैं, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, डेलिब्रेट मीटिंग। डेलिब्रेट मीटिंग आएगा तो आपके मन में तुरंत ये सारी चीजें आ जाना चाहिए। हमें इस तरीके से पढ़ना है, ऐसा लगता है ना शॉर्ट नोट्स में क्या होता है, शॉर्ट नोट्स आपको कैसे बनाना, ये वर्ड लिख लेना बस, और आपको पता है डेलिब्रेट मीटिंग में ये सारा कुछ आ जाएगा, इसको करने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट पढ़ना है, नोट्स में लिख लेना। शॉर्ट नोट्स बनाओगे आपको हमेशा बेनिफिशियल होगा, और शॉर्ट नोट्स खुद का होना चाहिए, किसी और का नहीं। देने के लिए कोई भी दे सकता है, मैं दे सकता हूँ वट एवर, लेकिन कोई फायदा नहीं, वो आपका नुकसान। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, क्लियर है। चलो अब देखो मेंडल एक्सपेरिमेंट, वंस अगेन अब यहाँ पे ध्यान से समझो, वैसे तो ये थोड़ा सा एनसीईआरटी से ज्यादा है, बट आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लेता है। पाइसम सटाइम, यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर होता है 2n इक्वल टू 14 होता है, 2n इक्वल टू कितना होता है, 14, 2n इक्वल टू 14, कितने हैं 14, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, ये बात क्लियर है। तो चलो यहाँ पे आपने देख लिया क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं 14, क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं 14, ह्यूमन में कितने होते हैं 46, पाइसम सटाइम में कितने हैं 14, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, डायरेक्टली आएगा, आप लोग कर लोगे। चलो नेक्स्ट, वाई मेंडल चूज पी प्लांट, मेंडल पी प्लांट ही क्यों चूज किए भाई, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात कि इसको लाइफ स्पेन ज्यादा बहुत कम था, कुछ मंथ, फ्यू मंथ्स ओनली। अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल आम का पेड़ ले लिए, पर चलो 15 साल में एक बार आम आ रहा है, 8 साल में एक बार आम आ रहा है, जो एक्चुअल आम का पेड़ है हाइब्रिड को छोड़ के, तो भाई उनकी लाइफ ही बेचारे खुद ही मर जाते हैं। तो इसका लाइफ स्पेन क्या था, बहुत ही स्मॉल, फ्यू मंथ्स। दूसरा, इजी टू कल्टीवेट एंड शॉर्टर लाइफ स्पेन, मैंने बताया 3 to 4 मंथ यानी फ्यू मंथ्स, और कैसा होता है, इसको कल्टीवेट करना भी इजी था। नेक्स्ट, नेचुरली सेल्फ फर्टिलाइजिंग इन नेचर ड्यू टू द बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर होने के दो फायदे, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या कर सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकता है, या फिर उसके बगल में कोई और फ्लावर है वहां से भी तो आ सकता है। और आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा जिटनोगेमी जीनोगेमी पढ़ा है, याद आ रहा है, जिटनोगेमी जीनोगेमी पढ़ा है ना। और दूसरा होता है हमारा सबसे पहला वाला क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन, जिसको बोलते हैं ऑटोगेमी, क्या बोलते हैं इसको, ऑटोगेमी। तो यहाँ पे ध्यान से समझो, जो ऑटोगेमी होता है, ध्यान से सुना, अभी मैं रिलेट कर रहा हूँ और वहां पे गलती नहीं करना। नेचुरली इसके अंदर कौन सा पॉलिनेशन होता है, क्रॉस, कौन सा होता है, क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ प्लांट, ये क्या हमारे पास एक प्लांट है, जस्ट यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे देखो, ये देखो मान लो हमारे पास क्या है, एक प्लांट है, ये क्या हमारे पास एक प्लांट है, ये क्या हमारे पास एक प्लांट, और इसके अंदर हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कौन सा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और इसी प्लांट पे भी एक और फ्लावर है। मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्टली रिलेट करता है फर्स्ट चैप्टर से। और ध्यान से देखो वो पानी, इधर देखो, ये एक प्लांट के अंदर दो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, हो सकता है इसका पोलन ग्रेन इसको फर्टिलाइज कर दे और इसका पोलन ग्रेन इसको फर्टिलाइज कर दे, तो इस चीज को बोलते हैं ऑटोगेमी, इस चीज को क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी। दूसरा कंडीशन, अब सोचो इसका पोलन ग्रेन किस वाले का, इस वाले का पोलन ग्रेन किसके पास गया, इसके पास, या इसका पोलन ग्रेन किसके पास गया, इस वाले के पास, इस चीज को बोलते हैं जिटेनोगेमी, इस चीज को क्या बोलते हैं, जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी में क्या देख रहे हो कि प्लांट एक ही है बट फ्लावर अलग अलग है, बट फ्लावर क्या है, अलग अलग। तो तुम बताओ, जब प्लांट एक है तो जेनेटिक्स भी तो एक होगा, जेनेटिक्स क्या होगा, एक होगा। तो इस केस में ध्यान से समझना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिटनोगेमी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिटनोगेमी। अब एक और पॉसिबिलिटी है, फॉर एन एग्जांपल मान लो ये एक प्लांट है और इसके ऊपर फ्लावर है, इसके ऊपर क्या है, फ्लावर है, और ये एक प्लांट है, इसके ऊपर भी हमारे पास क्या है, फ्लावर है।
अब ये एक अलग प्लांट है, ये क्या हमारे पास एक अलग प्लांट है। अब इसका फ्लावर, इसका पॉलन ग्रेन इसको करेगा, लेकिन प्लांट क्या हो गए, दो अलग अलग बॉडी हो गया। ये एक अलग प्लांट था, एक एक अलग प्लांट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोगेम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोगेम। इस पी प्लांट के अंदर ये तीनों चीज पॉसिबल था। इस पी प्लांट के अंदर क्या था, ये तीनों चीज पॉसिबल था। एक प्लांट के अंदर जरूरी थोड़ी नहीं कि एक ही फ्लावर हो, एक से ज्यादा हो सकता है। तो आप देख रहे हो पी प्लांट के अंदर ऑटोगेमी भी पॉसिबल था, और नेचुरली जीनोगेमी भी पॉसिबल था, और नेचुरली जिटेनोगेमी भी पॉसिबल था। ये बात समझ में आ रहा है। और ये तीनों प्रोसेस हम लोग कहाँ पे पढ़े थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्लिस्टोगेमी का मतलब होता है क्लोज फ्लावर। क्लिस्टो का मतलब होता है मुट्ठी, फिस्ट। और इसको क्या बोलते हैं, क्लोज फ्लावर। और क्लोज फ्लावर में एक प्रॉपर्टी याद रखना है, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ना है। क्लोज फ्लावर में एस्योर्ड सीड सेट होता है। कैसा होता है, एस्योर्ड सीड सेट। इसका मतलब कि हमारे पास क्लिस्टोगेमी में पॉलिनेशन होगा ही होगा। मान लो एक ओपन फ्लावर है, हो सकता है मान लो उसका एंथर काम नहीं कर रहा है, फॉर जस्ट फॉर मान लो, तो वो पॉलिनेट कैसे करेगा, जब तक उसके अंदर पॉलन ग्रेन गिरेगा तभी तो होगा। लेकिन क्लिस्टोगेमस में क्या है भैया, पॉलन प्रोड्यूस होगा, बंद है, तो जाओगे कहाँ, मिलेगा मिलेगा, यानी स्टिग्मा पे जाओगे जाओगे। इसी वजह से बोलते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर को बोलते हैं एस्योर्ड सीड सेट। और क्लिस्टोगेमस फ्लावर में सिर्फ ऑटोगेमी होता है, नेचुरल तरीके से। उसमें जबरदस्ती करो बात अलग है, बट नेचुरली क्या पॉसिबल है, ऑलवेज ऑटोगेमी। और दूसरा फ्लावर होता है चेस्मोगेमस। दूसरा फ्लावर क्या होता है, चेस्मोगेमस। क्लिस्टोगेमस का मतलब होता है क्लोज फ्लावर, चेस्मोगेमस का मतलब है एक्सपोज स्टिग्मा एंड स्टामेन। समझ में आ गया। तो ये जो पी प्लांट होता है चेस्मोगेमस होता है। कैसा होता है, चेस्मोगेमस। इसी वजह से इसमें तीनों चीज पॉसिबल है, ऑटोगेमी भी पॉसिबल है, जिटेनोगेमी भी पॉसिबल है, और जीनोगेमी। अब तो नहीं भूलोगे, जीनोगेमी क्या होगा, टू प्लांट आर डिफर। जिटेनोगेमी क्या होता है, फ्लावर आर डिफरेंट बट प्लांट आर सेम। और ऑटोगेमी, हाँ सेम, डायरेक्टली बोलो फ्लावर आर सेम, फ्लावर सेम। तो प्लांट बोलने की जरूरत ही नहीं है, फ्लावर आर सेम और वो बाइसेक्सुअल होना चाहिए। और फ्लावर सेम तभी पॉसिबल होगा जब क्या हो, बाइसेक्सुअल। फ्लावर तभी सेम होगा ना, एक फ्लावर तभी होगा जब वो क्या होगा, बाइसेक्सुअल। देख लो, आप इसको एक पेज में लिखा है एनसीईआरटी में, एक पैराग्राफ में नहीं, आपको 3 वर्ड याद रखना है। ऑटोगेमी, फ्लावर मस्ट शुड बी सेम। जिटोगेमी, प्लांट मस्ट शुड बी सेम। जीनोगेमी, प्लांट मस्ट शुड बी डिफरेंट। ये बात क्लियर। ऑटोगेमी, फ्लावर शुड बी सेम। जीनोगेमी, प्लांट मस्ट शुड बी डिफरेंस। जिटोगेमी, प्लांट मस्ट शुड बी सेम। सिंपल। अब इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि वो यूनिसेक्सुअल है बाइसेक्सुअल है। अगर प्लांट सेम है, दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, जिटोगेमी। अरे एक प्लांट पे वैसे बहुत ऐसे कम प्लांट होते हैं, बट ऐसे प्लांट होते हैं कि एक ही प्लांट पे मेल फ्लावर अलग होता है और एक ही प्लांट पे फीमेल फ्लावर अलग होता है, तो भी ये क्या होगा, जिटोगेमी। इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि वो बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है। ये बात समझ में आ गया। लेकिन ऐसे प्लांट बहुत कम है। कुकुरबिटेसी के कुछ प्लांट होते हैं, कुकुरबिटेसी मतलब समझिए, समझे या नहीं, कुकुरबिटेसी, ये लौकी वाली फैमिली जो तुम लोग को पसंद नहीं खाने में, लौकी नेनुआ ये सब जो आता है, दीज आर द, कौन सी क्या है, कुकुरबिटेसी फैमिली। ठीक है, बॉटल गार्ड वाली फैमिली, ये सब। चलो ये बात क्लियर। चलो अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आपने, हाँ नेक्स्ट हम लोग बोलिए इजी टू क्रॉस ब्रीड एक्सपेरिमेंटली, मैंने ये भी बता दिया क्रॉस ब्रीड। नेक्स्ट हमारा प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। एक ही पी प्लांट में, एक ही पॉड में मल्टीपल ग्रेन्स होते हैं कि नहीं, मल्टीपल सीड्स, नंबर ज्यादा होता है। इसी वजह से मेंडल ने किसको चूज किया, पी प्लांट को चूज किया। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो, मेंडल सेलेक्टेड, अब यहाँ पे क्या गलती होता है, मेंडल सेलेक्टेड 7 पेयर ऑफ ट्रू ब्रीडिंग पी वेराइटीज। मैंने क्या बोला, वेराइटीज। मेंडल ने कैरेक्टर कितना लिया था, 7। ध्यान से सुनना है, मिस्टेक होता है, कैरेक्टर कितना लिया, 7। बट कैरेक्टर का वेरिएंस कितना हो गया, 14। कैरेक्टर का वेरिएंस कितना हो गया, 14। इसी वजह से मैं बार बोल रहा हूँ, कैरेक्टर का वेरिएंट कितना हो गया, 14। यानी मेंडल ने ट्रेट्स कितना लिया है, 7 पेयर। ट्रेट कितना लिया, 7 पेयर्स, या वेराइटीज कितना लिया, 7 पेयर्स। लेकिन अगर कैरेक्टर कोई पूछेगा तो 7 पेयर नहीं बताना है, 7 कैरेक्टर लिया। कितने कैरेक्टर लिया, 7 कैरेक्टर। ये बात समझ में आ गया। यहाँ पे लिखा है ऑल 7 कैरेक्टर फाउंड ओनली ऑन 4 क्रोमोसोम। ये थोड़ा सा एनसीईआरटी से ज्यादा है, अगर याद रख तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ये 7 के 7 कैरेक्टर सिर्फ 4 क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। किस किस पे, 1457। किस पे,
1457। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ये मतलब 2018 के बाद से जो भी क्वेश्चन है उसके बाद से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। इफ यू वांट, ठीक है, ये बात क्लियर। 1457। हाँ, लेकिन ये वाला लाइन याद रखना है। ये 1457 याद है, अच्छी बात है, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये याद रखना है कि 7 के 7 कैरेक्टर सिर्फ क्रोमोसोम कितने पे पाए जाते हैं? 4 क्रोमोसोम पे, ठीक है। जब 4 याद रख लो तो भी याद रख लेना, 1457, ठीक है। क्लियर हुआ? तो आप लोग याद रखेगा कितने कैरेक्टर लिया? 7 कैरेक्टर। ट्रेट या वेरिएंट्स कितने हो गए? 14। याद रखना, ट्रेट्स या वेरिएंट्स कितने हो गए? 14। कैरेक्टर कितना था? 7। और वहीं पे ऑप्शन में लिखा आएगा 7, ऑप्शन में लिखा आएगा 14, गलत। कैरेक्टर्स 14 नहीं होता है, कैरेक्टर क्या होते हैं? 7। उसके वेरिएंट्स क्या हो सकते हैं? 14। अब वो 7 कैरेक्टर कौन कौन से थे? देखो, दीज आर द कैरेक्टर, ये जो लिखा है ना यहाँ पे कैरेक्टर, क्या क्या है? सीड शेप, सीड कलर। अब इसको याद रखने का तरीका समझो। सबसे पहले एक एक को लेके चलते हैं। पहला देखो, सीड का शेप देखना है, सीड का शेप देखना और सीड का कलर देखना, क्या क्या देखना है। और यहां से कैसे क्वेश्चन पूछा है, मेन इंपॉर्टेंट है हाउ एग्जामिनर क्वेश्चन आस्क, ये समझना जरूरी है। पहले समझ लो, लिखने का टाइम दूंगा। मैंने बोला सीड, पहले याद रखो सीड का कलर और सीड का शेप, 2 कैरेक्टर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से समझो। दूसरा, पॉड का कलर, पॉड का शेप, 4 कैरेक्टर हो गया। पॉड का कलर और पॉड का शेप, 4 कैरेक्टर। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा फ्लावर का कलर और फ्लावर का पोजीशन, फ्लावर का कलर और फ्लावर का पोजीशन, 6 कैरेक्टर हो गया। सातवां, प्लांट का हाइट, 7 कैरेक्टर। समझ में आया? तो स्पेसिफिक, और बच्चे इसको रटते हैं, नहीं भाई, थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। सीड का क्या क्या क्या, क्या पॉसिबिलिटीज है? सीड का कलर और सीड का शेप, फ्लावर का कलर, फ्लावर का पोजीशन, पॉड का कलर, पॉड का शेप, और लास्ट क्या हो गया? प्लांट हाइट। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? बोल देगा प्लांट हाइट का डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा था, पॉड कलर का डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा था। तो आप लोग मटर प्लांट तो देखे ही हो, तो सबसे सिंपली हाइट से चलते, इजी वे में। प्लांट का जो हाइट वाला होता है कैरेक्टर, वो क्या होता है? हाइट कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर होता है टॉल। मेजर प्लांट कैसे होते हैं? लंबे वाले। डोमिनेंट कैरेक्टर क्या हो गया? टॉल। तो स्मॉल टी क्या हो जाएगा? रिसेसिव। दूसरा, अब होता है हमारे पास, अब इसका फ्लावर का पोजीशन 2 जगह पे होता है, एक होता है टर्मिनल और दूसरा होता है एक्सियल। दूसरा क्या होता है? एक्सियल। टर्मिनल ये होता है जैसे कि ये दिस इज स्टेम, और स्टेम को ऊपर पाया जाए डायरेक्टली तो उसको बोलते हैं टर्मिनल, और साइड में पाया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सियल। तो इसका डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है? एक्सियल। इसको कैपिटल ए से लिख लो, इसमें क्या हो गया? स्मॉल ए से लिख लो। यहाँ पे कैपिटल टी हो गया, स्मॉल टी। अब देख रहे हो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ पे लिखा है, बाकी सब पे नहीं लिखा है, क्योंकि मेंडल जो हम लोग पढ़ेंगे, करने के लिए किसी के साथ कर सकते हो, इन्हीं 4 की बात करेंगे। यहाँ पे देखो, पहला है सीड शेप। पहला क्या है? सीड शेप। अच्छा, आप लोग तो दाना खाते हो मटर का, देखे हो डेली? अब डेली तो नहीं, मतलब कभी कभी, दैट मटर आपको कैसा दिखाई देता है? ग्रीन या येलो? ग्रीन दिखाई देता है, पक्का? चलो, अब ये सीड कलर हमारे पास कैसा होता है? राउंड। सीड कलर कैसा है हमारे पास? राउंड। सीड कलर कैसा है हमारे पास? राउंड। रिंकल तो नहीं दिखाई देता है ना? और उसका शेप कैसा होता है? रिसेसिव कैरेक्टर क्या हो जाएगा? रिंकल है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, जो ये सीड कलर होता है, जो आप लोग नॉर्मली देखते हो मटर, मटर का, अब वहां पे देखो जब ये सीड मैच्योर करता है, जो दाल आता है मटर का, जो सीड, वो येलो दिखाई देता है कि ग्रीन? तुम लोग देखिए नहीं, येलो होता है। कैसा होता है? येलो। याद रखो, कैसा होता है? येलो। और ये गलत हो जाता है पढ़ने के बाद भी। वैसे तो याद रहता, बहुत इजी है, बट फिर भी तो आपको ध्यान रखना है कि जो मटर का जो सीड होता है, सीड का डोमिनेंट कैरेक्टर येलो, सीड का डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है? येलो। ये बात क्लियर? और उसका रिसेसिव कैरेक्टर क्या हो जाएगा? ग्रीन। रिसेसिव कैरेक्टर क्या हो जाएगा? ग्रीन। तो कभी भी मटर का दाल देखा, अच्छा चने का दाल देखे हो? येलो। उसी तरीके से मटर का भी होता है, येलो होता है, लेकिन कुछ ग्रीन भी हो सकता है। तो ग्रीन वाला क्या होता है? रिसेसिव। चने का तो डेली देखते हो, डेली आता है खाने में। ये बात क्लियर? हल्दी के बिना भी येलो दिखाई देगा। ये बात क्लियर? दूसरा, नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान से समझो। दूसरा, सीड का अब क्या देखना है? देखो यहाँ पे सीड का शेप कहीं और लिख दिया है। हाँ, सॉरी, पॉड का कलर। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? पॉड का कलर देख लेते हैं। पॉड का कलर देखो, डोमिनेंट कैसा होता है? ग्रीन। जो आपको दिखाई देता है पॉड मटर का, पॉड जिसके अंदर मटर के दाने पाए जाते हैं, मटर के सीड पाए जाते हैं, वो कैसा होता है? डोमिनेंट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जी, इसको कैसे लिख सकते हैं? स्मॉल जी। ये बात क्लियर? चलो, हालांकि इसको ज्यादा हमें डिटेल में पढ़ना नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लावर कलर। फ्लावर कलर कैसा होता है? वायलेट। यहाँ पे देख रहे हो, मेंडल खुद ही अपनी चीजों को ही चेंज कर दिए। मेंडल जनरली
डोमिनेंट कैरेक्टर का इनिशियल लिए थे, यहाँ पे भी लेना था कैपिटल वी स्मॉल वी, बट नहीं लिया गया है। यहाँ पे क्या ले लिया गया है, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू। आप चाहो तो कैपिटल वी स्मॉल वी ले सकते हो, बट ऐसा नहीं करोगे क्योंकि आपको सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। एग्जाम में भी डब्ल्यू के टर्म से ही क्वेश्चन पूछेगा, इसी वजह से डब्ल्यू। तो याद रखना है कैपिटल डब्ल्यू क्या हो गया, डोमिनेंट कैरेक्टर, और स्मॉल डब्ल्यू क्या हो गया, रिसेसिव कैरेक्टर। यानी कि इन शॉर्ट कैपिटल लेटर वाला डोमिनेंट, स्मॉल लेटर वाला। तो आपको याद रखना डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, वायलेट, रिसेसिव कैरेक्टर व्हाइट। नेक्स्ट पॉड का शेप कैसा होता है, फुल, और इसका पॉड का वो क्या हो गया हमारे पास, कॉन्स्ट्रिक्टेड, फूला हुआ ज्यादा होता है, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, कॉन्स्ट्रिक्टेड। ये बात समझ में आ गया। यानी दो पॉड का कैरेक्टर हो गया, दो किसका हो गया, सीड का हो गया, दो फ्लावर का हो गया, और लास्ट में क्या हो गया, स्टेम का। लास्ट में क्या हो गया, स्टेम का हाइट हो गया। ये बात समझ में आ गया। तो आप देख रहे हो दो किसका कैरेक्टर था, सीड का, दो पॉड का कैरेक्टर, दो फ्लावर का कैरेक्टर, और एक हाइट का। सात हो गए, क्लियर है या कोई दिक्कत किसी को। चलो ये वाला जो यहाँ पे लिखा है, इट्स एन एडिशनल थिंग, अगर आप चाहते हो तो लिख लो, इट्स कंप्लीटली ऑप्शनल। पहले इससे क्वेश्चन आता था, अब नहीं आता है। क्या है हमारे पास भाई, क्रोमोसोम नंबर 1 पे क्या क्या पाया जाता है, फ्लावर कलर एंड सीड कलर। क्रोमोसोम नंबर 1 पे क्या क्या पाया जाता है, फ्लावर कलर एंड सीड कलर। और नेक्स्ट क्रोमोसोम 4 पे क्या पाया जाता है, हाइट, फ्लावर का पोजीशन एंड पॉड का शेप। क्रोमोसोम नंबर 5 पे पॉड कलर, क्रोमोसोम नंबर 7 पे सीड शेप, क्रोमोसोम नंबर 7 पे सीड शेप पाया जाता है। ये बात क्लियर है, समझ में आ गया, लिख लिए। चलो देख लो, नेक्स्ट है हमारे पास मेंडल सक्सेस पजेस फॉलोइंग फीचर्स। मैंने बताया था ना मेंडल लकी भी थे। वाई मेंडल सक्सीड अपने एक्सपेरिमेंट में, हमें ये भी जानना है, एंड वाई मेंडल अनलकी अनफॉर्चुनेट वो भी जानना है। तो मेंडल सक्सीड क्यों हुए, तो ध्यान से समझना, ये तीन यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। कैसा बेस्ड क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट बेस्ड। लिखा है ना कि ये स्टेटमेंट देगा और बोलेगा भैया इसमें से कौन कौन सा सही है और कौन कौन सा गलत है। क्वेश्चन में आ गया कि वाई मेंडल सक्सीड, तो बताओ भाई तो क्यों मेंडल सक्सीड किए। तो पहला पॉइंट, क्वालिटेटिव इन नेचर। कैसा था हमारे पास, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो टर्म होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटी का मतलब डिफरेंट क्वालिटी, डिफरेंट कलर, डिफरेंट वेरिएंट्स। तो यहाँ पे क्या है, इजीली क्लासिफाइड इनटू डिस्टिंक्ट फिनोटाइप क्लासेस। हम लोग इजीली बाहर से देख के डिसाइड कर सकते हैं ये बड़ा है, इसका सीड कलर वायलेट, सॉरी सीड कलर बोल रहा हूँ, इसका फ्लावर कलर कैसा है, वायलेट है, इसका सीड कलर कैसा है, ग्रीन है, येलो है, पॉड कलर ग्रीन है, येलो है। ये बात समझ में आ रहा है। चलो दूसरा, हमारे पास वन कैरेक्टर इज गवर्नड बाय, लकी थे बहुत। यहाँ पे दिस टाइम मेंडल इज वेरी वेरी लकी, सीधा बैठो। वन कैरेक्टर इज गवर्नड बाय वन जीन, वन कैरेक्टर इज गवर्नड बाय वन जीन, ही इज वेरी लकी। जबकि इन नेचुरल तरीके में हो सकता है कि एक कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए एक से अधिक जीन रिस्पॉन्सिबल हो, एक कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए एक से अधिक जीन रिस्पॉन्सिबल। और इसी चीज को आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज द नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स। क्या पढ़ेंगे, नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स। बट मेंडल लकी थे कि मटर प्लांट के अंदर, इवन हद तो तब होगी, इसी प्लांट के अंदर और भी कैरेक्टर हैं, वो कैरेक्टर को गवर्न करने के लिए हमारे पास दो जीन चाहिए थे। लेकिन मेंडल इतना लकी थे कि जो जो इन्होंने कैरेक्टर चूज किया था, बाय लक वो सारे कैरेक्टर एक ही जीन से कंट्रोल होते थे। सोचो अगर उस जीन को हटा दे तो वो कैरेक्टर नहीं एक्सप्रेस करेगा। ये बात क्लियर, इतने ज्यादा लकी थे कि उन्होंने गलती से लकली जो कैरेक्टर चूज किया था, वो कैरेक्टर कैसे थे, एक ही जीन से कंट्रोल हो रहे थे। यानी वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन, मेंडल दिस काइंड ऑफ लकी। और इसी इसी पी प्लांट पे ऐसे कैरेक्टर प्रेजेंट हैं आज भी, जो एक कैरेक्टर को गवर्न करने के लिए मल्टीपल जीन की रिक्वायरमेंट थी, बट लकी थे। चलो तीसरा, ईच कैरेक्टर हैव टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स। ईच कैरेक्टर के कितने अल्टरनेटिव फॉर्म है, दो। इसीलिए और मेंडल ने इस चीज को बोला फैक्टर। क्या बोला, क्या बोला, फैक्टर। मेंडल ने इस चीज को क्या बोला, फैक्टर्स। इसी वजह से मेंडल के उसमें लिखा जाता है फैक्टर आर प्रेजेंट इन पेयर्स, फैक्टर आर प्रेजेंट इन